नमस्कार दोस्तों, द स्टडी कैफे में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर और लेकर हाजिर हूं आपके सामने भारतीय इतिहास की कड़ी में जो है आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देख रहे थे अपन, और वो है वैदिक कालीन सभ्यता या वैदिक काल, वैदिक संस्कृति है, उसके बारे में बात कर रहे थे। इसके दो महत्वपूर्ण वीडियो जो है टॉपिक हम देख चुके थे, और आज अपन जो बात करेंगे वो करेंगे जो है वैदिक ऋग्वेद के बाद हमने जो है क्या क्या सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक परिवर्तन हुए हैं, किस प्रकार जो है वैदिक के बाद उत्तर काल में आर्यों का जो है उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा जो है कुछ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यदि आपको एक ही साथ सारे वेद, उपनिषद और जो है वो पूछा जाए तो कौन कौन से कहाँ होंगे, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अपन बात करेंगे आज जो है वैदिक सभ्यता की। क्या है वैदिक सभ्यता? इसमें मैं एक चार्ट बनाऊंगा आपके सामने, तो आपको सारे क्वेश्चन जो मोस्ट ऑफ एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे आपके। फिर भी कोई कमी रहे तो जो है आप नोट्स प्रीवियस लेक्चर जो दिए वो सारे पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अपन देखते हैं। तो सबसे पहले इस कड़ी में जो होगा आपका वो होगा वेद। फिर इस वेद के क्या क्या भाग हैं, ठीक है, क्या क्या भाग है, और फिर जो है उसका जो है विषय वस्तु क्या है, ठीक है, क्या है विषय वस्तु। फिर अपन बात करेंगे उस वेदों में जो है पुरोहित कौन है, उनकी बात करेंगे कि वो प्रमुख मंत्र वाचना वाले कौन थे। फिर अपन बात करेंगे इनका जो है ब्राह्मण ग्रंथ कौन से थे, फिर इनके जो है आरण्यक ग्रंथ कौन से थे, और फिर इनके क्या थे उपनिषद कौन कौन से। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है उपनिषद तक? ठीक है भाई। हाँ भाई, सबको गुड इवनिंग। बहुत अच्छे लोग कनेक्ट हुए हैं, इसके लिए शुक्रिया आप लोगों का लाइव आने के लिए। और हेमराज महर गुड इवनिंग, और कमलेश कुमार गुड इवनिंग, जितेंद्र कुमार, नादिर अली, ऋतिक कुमार, अवधेश मौर्य, और गुरुजी रीजनिंग क्लास। अच्छा, दो इंपॉर्टेंट नोटिस थे, मैं आपको दे देता हूँ। चलो, रीजनिंग की क्लास आप लोगों की जो है वो कल से रेगुलर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सर के यहाँ कोई प्रॉब्लम थी निजी, इसलिए वो नहीं आ पाए अपने निजी व्यवस्था की वजह से, और कल से रीजनिंग कंटिन्यू हो जाएगी। और आपकी जो है परसों से मैराथन क्लास रहेगी हिस्ट्री और साइंस और रीजनिंग की, ठीक है। तो उसका शेड्यूल हम लोग जल्द ही डाल देंगे मैराथन क्लास का। और उस मैराथन क्लास में क्या रहेगा, टॉपिक कौन कौन से रहेंगे, किस प्रकार की प्रश्नोत्तरी है या सब्जेक्टिव मैटर होगा, वो सारा कुछ आपको जो है यहाँ दिख जाएगा। तो आप कनेक्ट रहिएगा चैनल से लगातार, और आपको दिखा देंगे, ठीक है। सबको भाई, सोनू सारस्वत, बनवारी दोसा, नदीर अली, सबको जो है नमस्कार, और जल्दी ही रीजनिंग क्लास होगी भी, ठीक है। चलिए, प्रियंका चौधरी नमस्कार, जल्दी ही रोजे। गुड़िया ठाकुर गुड इवनिंग, ठीक है भाई, सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। सबकी क्लासें होगी, टेंशन मत लीजिए, अभी कनेक्ट रहिएगा इसमें। आप किसमें, आपके जो है हिस्ट्री में कनेक्ट रहिएगा, हिस्ट्री पढ़िएगा, अभी आप एंजॉय कीजिएगा हिस्ट्री, ठीक है। ठीक है भाई, अब अपन देखते हैं इनके बारे में कि यहाँ क्या क्या हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। प्रत्येक का भाग यहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। आप मुझे कमेंट में फटाक से बताइए, वेदांत किसे कहते हैं? वेदांत, ठीक है। चलिए भाई, यार मोहम्मद गुड इवनिंग, आदित्य सिंह गुड इवनिंग, और गुड़िया ठाकुर गुड इवनिंग, महेश कुमार गुड इवनिंग, नेहरू कुमावत गुड इवनिंग। लाइक कर दीजिएगा, जितने भी लाइव लोग आए प्लीज लाइक जल्दी कर दीजिएगा ताकि अपन शुरू करें। तो पहला वेद हमने देखा था वो था ऋग्वेद। कौन सा था? ऋग्वेद। दूसरा हमने वेद देखा वो कौन सा था? यजुर्वेद। और तीसरा वेद हमने देखा वो कौन सा था? सामवेद। और चौथा देखा वो कौन सा था? अथर्ववेद। ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ से? ठीक है।
अब देखते जाइए इसके कितने भाग मैंने बताया आपको, इसके मैंने आपको जो है 3 भाग बताए। कितने भाग बताए? 3। कौन कौन से? एक तो बताया साकल, दूसरा कौन सा बताया? बाल खिल्ले, ठीक है। और क्या बताया? और बताया जो है साकल बाल खिल्ले, और था आपका साकल बाल खिल्ले, और क्या था तीसरा एक? चलो बता देंगे, इसका तीसरा लिख देंगे। विषय क्या है इसमें? इसमें जो है छंद है। क्या है? छंद है। और उन छंदों का प्रयोग क्या है? एक प्रकार प्रार्थनाएं के तौर पे हैं। ये सारी क्या है? प्रार्थनाओं के रूप में हम ईश्वर से जो है क्या कर रहे हैं? मांग रहे हैं अपने लिए कुछ, तो प्रार्थनाओं के तौर पे है, तो ध्यान रखना, ठीक है। और क्या है इसमें? पुरोहित कौन होता है? तो कल ही बताया था, इसका पुरोहित होरता या जो है हौर्त होता है, ये हमने कल देखा था। और इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऐत्रेय और कौशितकी। कौन सा है? ऐत्रेय और कौशितकी। और इसके आर्ण्यक भी सेम ही होंगे, इस चीज का ध्यान रखना। ऐत्रेय और जो है कौशितकी, ठीक है। और यहां भी क्या होगा? ऐत्रेय और जो है आपका कौन सा होगा? कौशितकी, ठीक है। ये कौशितकी दिख रहा है, लास्ट वाला दिख रहा है ना सबको भाई? चलिए देखिए क्या क्या है। तो ऋग्वेद की बात करेंगे। ऋग्वेद के मैंने आपको 3 भाग बताए थे। 3 भाग कौन कौन से? देखते जाना। पहला, दूसरा, तीसरा है वास्कल। कौन सा है? वास्कल। 3 भाग है, साकल, बाल खिले, वास्कल। और इसमें जो है प्रमुख विषय वस्तु है वो क्या है? छंद या प्रार्थनाएं हैं। और जो है इसका प्रमुख होता होरता या हौर्त, पुरोहित होता है वो जो मंत्रोच्चारण करता है। और ब्राह्मण ग्रंथ इसका ऐत्रेय और कौशितकी है। और इसका आर्ण्य ग्रंथ भी ऐत्रेय और कौशितकी है। और उपनिषद ग्रंथ इसका ऐत्रेय और कौशितकी है। तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है इसके बारे में। हाँ भाई, सोनू प्रजापति गुड इवनिंग। अवधेश मौर्य मैंने बता दिया, क्लास जो है आपकी जल्दी ही होगी और उसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना, आप भूलना मत, ठीक है। और जो है रिलैक्स लाइफ गुड इवनिंग। ऋतिक कुमार, उपनिषद को मैंने बता दिया वहाँ जो भी है आपका। इसके बाद जो है अपन इसके बीच में लाइनिंग कर देते हैं ताकि और अपन को आसानी रहे, ठीक है। ये आपका हो गया कौन सा? ऐत्रेय और कौशितकी होगा। अब यजुर्वेद है। यजुर्वेद के 2 भाग मैंने बताए, कृष्ण यजुर्वेद और कौन सा बताया? शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल, इनके भी वापस 2 भाग है, वो आपको पता है, ठीक है। वो आप थोड़ा सा पीछे चले जाना, पता चल जाएगा। इसमें क्या है? यज्ञ के समय उच्चारित किए जाने वाले मंत्र हैं, उच्च स्वर में उच्चारित किए जाने वाले मंत्र। मौखिक उनकी विषय वस्तु है वो कर्मकांडीय है। कैसी है? कर्मकांडीय। चलिए, इसका जो है पुरोहित होता है वो आधारव्यू होता है। कौन सा होता है? आधारव्यू। और इसमें जो है ब्राह्मण ग्रंथ है, एक तो शतपथ है, एक जो है कौन सा है? तैत्रेय है। और कौन सा है? श्वेताश्वर है, मैत्रायन है। कौन सा है? मैत्रायन। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। इसका जब आपको आर्ण्य ग्रंथ की बात करेंगे तो इसका आर्ण्य ग्रंथ हो जाएगा तैत्रेय, ठीक है। और क्या होगा? मैत्रायन। और क्या है? बृहदनारायण, ठीक है। ये 3 एक इस तरह से आपको ध्यान में रखने हैं। इसके क्या है? आर्ण्य ग्रंथ है। उपनिषद की बात करेंगे तो ध्यान रखना, कंठ है, तैत्रेय है, आपका जो है बृहदारण्यक है, नारायण स्वर है, श्वेताश्वर है। इस तरह से जो है इसके क्या होंगे? जो है आपके
उपनिषद होंगे। तो यहाँ ध्यान क्या रखना है यजुर्वेद में कि कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद दो भाग है। उच्च स्वर में गाए जाने वाले कर्मकांडीय मंत्रों का जो है इसकी विषय वस्तु है। इसका पुरोहित कौन होता है? अर्धव्य होता है। शतपथ, तैत्तिरीय और मैत्रायण जो है इसके क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। आर्णय ग्रंथ इसके कौन कौन से? तैत्तिरीय, मैत्रायण और वृहदनारायण है। और जो है उपनिषद इसका कंठ, तैत्तिरीय, वृहदनारायण, नारायण, श्वेताश्वर, एक दो और होगा तो मैं वो भी आपको बता दूंगा। चलो इसके बीच में भी लाइनिंग कर देते हैं अपन। क्या कर देते हैं? लाइनिंग, ताकि अपन को पार्ट वाइज पता रहे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। और कोई नाम होगा तो मैं इसमें लिख दूंगा। चलो सामवेद की बात करते हैं। तो सामवेद के भी मैंने आपको जो है दो भाग बताए। कितने भाग बताए? सामवेद के दो भाग बताए थे आपको। कौन कौन से थे आपके सामवेद के दो भाग? एक तो मेरे ख्याल से 3 भाग थे, जैमिनीय, शौनक और जो है रणानियन होने चाहिए। तो अपन देख लेते हैं शतपथ के बारे में। शतपथ के जो है 3 भाग है, जैसा कि मैंने आपको बताया। सॉरी, एक रणानियन है, एक कोथूम है, और कौन सा है? रणानियन, कोथूम, और कौन सा? जैमिनीय। मुझे आप कमेंट में बताइएगा कि सामवेद की रचना किसने की थी। कमेंट में बताइए। रजत कला नमस्कार। मोहम्मद असलम हुसैन सर प्लीज़ रेस्पॉन्स मी। हाँ जी, क्या बात है मोहम्मद, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। आपको पाठक सर का वीडियो देखना है तो बिल्कुल आज टेक्निकल टीम से मैं बात कर लूँगा। आप ऑफलाइन एक कमेंट डाल दीजिएगा, ठीक है। हाँ, बाबूलाल परिहर अक्षर बड़े लिखेंगे, लेकिन फिलहाल भी ये अक्षर की टेबल है, इसमें थोड़ा सा छोटा लिखूंगा तभी तो बोर्ड में सारा आएगा, वरना आएगा कहाँ से, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखो, ठीक है। तो 3 भाग है इसके। इसमें क्या है? इसमें जो है संगीत और गायन की विद्या है। क्या है? संगीत और गायन है। इसमें क्या है? संगीत और इसकी गायन जो है क्या है? विषय वस्तु। इसलिए हमने देखा था कि सामवेद भारत का प्राचीनतम संगीत का ग्रंथ है विश्व में, इवन भारत में क्या, ठीक है। और इसका पुरोहित होता है, वो होता है उद्गाता। कौन होता है? उद्गाता होता है। कौन होता है? उद्गाता। तो प्लीज़ जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, और लोग जितने भी हैं उनको बोलो और लाइक करें जो नए जुड़े हैं। और अपन इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, आर्यों का विस्तार देखेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलो इसके जो है आपके ब्राह्मण ग्रंथ होंगे वो 25 और 26, और कौन सा है? 25, 26 और जो है जैमिनी। कौन सी है? जैमिनी। और इनका जो है आपके आर्य ग्रंथ होंगे वो होंगे आपके जो है जैमिनी। कौन सा होगा? जैमिनी। और एक दो और होंगे, एक ही होगा, ज़्यादा तो नहीं होगा इसका वैसे। चलो इसका जो है 25, 26 जैमिनी, फिर जो है आपका जैमिनी और छांदोग्य। छांदोग्य सबसे प्राचीन उपनिषद है, ध्यान रखना। और भगवान कृष्ण का सबसे प्राचीनतम उल्लेख मिलता है वो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। तो इसमें जो है आपका उपनिषद है वो कैन, जैमिनी और छांदोग्य, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप जो है किसके बारे में है, ये आपके जो है आपका है वो है चलिए। तो ये जो है आपका सामवेद हुआ। कोथूम इसका भाग है, रणानियन और जैमिनी 3 भाग हो गए। संगीत गायन प्रमुख विषय वस्तु है। पुरोहित क्या है? उद्गाता है। 25, 26 और जैमिनी इसके ब्राह्मण ग्रंथ है। जैमिनी और छांदोग्य जो है इसके क्या है? आर्णक है। और उपनिषद इसके है कैन, जैमिनी और छांदोग्य। अब बात करते हैं अपन जो है अथर्ववेद की। किसकी बात करते हैं? अथर्ववेद के मैंने आपको जो है कल ही बताए थे 2 भाग, शौनक और जो है एक बताया था आपको, वो बताया था आपका जो है पिप्पलाद। कौन सा है? शौनक और पिप्पलाद। शौनक और कौन सा है? पिप्पलाद, ठीक है। अब इसके बारे में क्या है? इसकी विषय वस्तु कैसी है? भौतिकवादी है। कैसी है? भौतिकवादी है। ये भी कल बताया था, आपको पता होगा। भौतिकवादी बोले तो क्या होगा? इसमें जादू होगा, टोना होगा, ठीक है। और क्या है? जादू, टोना, और जो है जितने भी इहलौकिक प्रयास जो भी होते हैं, इहलौकिक भी आप कह सकते हैं, इहलौकिक
जो विषय होते हैं वो सारे के सारे जो हमें इस जीवन में सुख देते हैं। और इसका पुरोहित होता है वो ब्रह्मा होता है। कौन होता है? ब्रह्मा या ब्राह्मण, मैंने बताया था। इसका जो है ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। कौन सा है? गोपथ। इसका कोई भी आर्य ग्रंथ नहीं है। क्या नहीं है? आर्य ग्रंथ नहीं है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन गया आपका कि निम्न में से कौन से जो है वेद का कोई आर्य ग्रंथ नहीं मिलता, वो कौन सा है? अथर्ववेद। कौन सा है? अथर्ववेद। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। भाई दिख क्यों नहीं रहा है? क्या सबको दिख नहीं रहा है? कमेंट में प्लीज बताइएगा मुझे। बैलेंस डेबिट नहीं हो रहा तो मोहम्मद असलम, मैं बात करूंगा अभी टेक्निकल टीम से, बता देंगे आपको। हाँ ऋतिक कुमार, बिल्कुल शुक्रिया, आप घर पढ़ते हैं। सामवेद के रचनाकार मैंने क्वेश्चन पूछा था कौन है आपके, वो जैमिनी है, उन्होंने क्वेश्चन बताया और इनका साथ दिया था सुकर्मा ने, वो भी पता है आपको। कोई बात नहीं मोहम्मद असलम, आप कॉल कर चुके हैं तो इसका निराकरण हो जाएगा, निश्चित रहिए आप। ठीक है, हो जाएगी मनीष नपीत की क्लास, कोई दिक्कत नहीं निशु, कल से कंटिन्यू है। ठीक है, चलिए। तो इसका कोई जो है गोपथ ब्राह्मण है, इसका जो है ब्राह्मण ग्रंथ है अथर्ववेद का, इसका कोई भी आर्यक नहीं मिलता है। और ये देख लो इसके कौन कौन से मिलते हैं, वो क्या है आपके? वो है आपके सारे के सारे उपनिषद। तो है प्रश्नो उपनिषद, प्रश्न, मांडुक्य, ये मांडुक्य दिख रहा है भाई, मांडुक्य, और एक है मुंडक। तो आप सुनते हैं जो मुंडकोपनिषद, जहां से सत्यमेव जयते लिया गया है, और मांडुक्य उपनिषद जिसमें यह बताया गया है कि यज्ञों को जो है टूटती हुई नौका के समान बताया गया। मतलब ये बताया गया यदि आप संसारिक जीवन को जो है इस संसार रूपी भवसागर को पार करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि आप यज्ञ करके इस जीवन में पार जाएंगे और आपको स्वर्ग नसीब होगा, तो संभव नहीं है इन यज्ञों के सहारे। तो जो है यज्ञों को क्या बताया गया है मांडुक्य उपनिषद में? टूटी हुई नौका बताया गया। ठीक है, तो ये प्रश्नोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद से ही सत्यमेव जयते लिया गया है, ध्यान रखना। तो इस तरह से 3 इसके उपनिषद मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 3 उपनिषद। ठीक है, तो जो है ये ध्यान रखना, इन उपनिषदों की टोटल संख्या जो 108 है, और इसमें से जो है भगवान आदि शंकराचार्य ने जो है इस पे 10 पे जो है भाषाएं लिखी है। 10 उपनिषद ऐसे हैं जिन पे उन्होंने क्या लिखी है? भाषा या टीका लिखी है, भाष्य या टीका जिसे अपन कहते हैं वो लिखी है। ठीक है, ध्यान रखना। टीका बोले तो एक प्रकार की कमेंट्री, छोटा रूप। ठीक है, ये ध्यान रखना। और पुराणों की संख्या 18 है, आपको पता है। चलिए, वेदों की संख्या 4 है हिंदू धर्म में। ठीक है, अच्छा एक बात और कि ये सारी वैदिक सभ्यता का वैदिक साहित्य है। क्या है? यहाँ मैंने वैदिक सभ्यता तो डाली थी हेडिंग, तो आप यहाँ ये ध्यान रखना, ये सारा का सारा क्या है? वैदिक साहित्य चार्ट है, जिसे आप आसानी से याद कर सकें। ठीक है, अच्छा इसके अलावा ध्यान रखना कि हम जो है कुछ चीजें ऐसी है जिनको वैदिक साहित्य में नहीं रखते हैं। जैसे एक होता है वेदांग। कौन सा होता है? वेदांग। मैं यहाँ लिख रहा हूं, देख लेना। ठीक है, एक तो होता है वेदांत। वेदांत होता है वो उपनिषद को कहते हैं हम। ठीक है, लेकिन ये वेदांग है। वेदों का सरलीकरण करने के लिए और कई सारी शब्दावलियों का जो है निर्माण किया गया, उसको वेदांग कहते हैं, वो भी मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो ये ध्यान रखना, वेदांग को जो है आप क्या है वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं मानते। आप रामायण, महाभारत और पुराण, इनको भी जो है वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं मानते। क्लियर है? तो वैदिक साहित्य का हिस्सा हम किनको मानते हैं? इन चारों को। किसको? वेद को, ब्राह्मणक को, आर्ण्यक को और उपनिषद को। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये चारों ही क्या होंगे? वैदिक साहित्य का हिस्सा है। और बाकी जो है वो रामायण, महाभारत, पुराण, वेदांग, ये सारे के सारे वैदिक काल के बाद का साहित्य है, तो इसको वैदिक काल में नहीं गिनते। चलिए, लाइक कर दीजिए नए लोग जितने भी कनेक्ट है प्लीज। पाठशाला राज विष्णु हनुमानगढ़ से हैं। गुड जॉब सर, प्रणाम। मौज करो भाई। श्रू नंदीवाल प्रणाम, नमस्कार भाई। ठीक है, तो इस टाइप से जो है हमने देखा। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेना, ले लीजिएगा, हम इसमें अब आगे चलेंगे। इसमें
ईशो उपनिषद आप लिख सकते हो, कंठ तैत्तरीय वदना नारायण से श्वेतासुर ईश, ये सारे जो है किस में आएंगे आपके यजुर्वेद में। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपन जो है आगे चलते हैं, आर्यों का भौगोलिक विस्तार देखते हैं। हो गया होगा स्क्रीनशॉट मेरे हिसाब से आप लोगों का। चलिए क्या टॉपिक है? वैदिक कालीन आर्यों का भौगोलिक विस्तार। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक आपका, ठीक है भाई। तो जैसा कि मैंने कहा हम इसको दो भागों में बांटते हैं, किसको? वैदिक काल को। दो भाग कौन कौन से हैं आपको पता है अच्छे से, ठीक है। एक है आपका ऋग्वेद काल, या इसी को आप क्या कहते हैं? पूर्व वैदिक काल। और ये कालक्रम चलेगा, वो चलेगा आपका जो है 1500 BC से जो है आपका क्या होगा, वो होगा 1000 BC तक, ठीक है। ये वैदिक काल पूरा तो कितना है? 1500 से 600 BC तक। इधर होगा आपका, वो होगा उत्तर वैदिक काल, और ये होगा 1000 BC से लेके 600 BC तक। दिख रहा है भाई? दिख रहा है ना? अब सही लिख रहा हूं? गुड इवनिंग भाई कालू राम, हरिओम सिंह, हरिओम सिंह नमस्कार भाई। ठीक है, चलिए। तो ऋग्वेद काल, ठीक है, और जो है पूर्व वैदिक काल और 1500 BC से 1000 BC, उत्तर वैदिक काल जो है 1000 BC से 600 BC, ठीक है। चलिए अब अपन देखते हैं इनका विस्तार। तो हम एक एक कर देखेंगे। हम ये देखेंगे कि इस काल में आर्यों का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ और उत्तर वैदिक काल में कहाँ से कहाँ तक हुआ। तो ऋग्वेद काल में जो है आर्यों का विस्तार होता है वो होता है अफगानिस्तान, ठीक है, अपना कश्मीर, ठीक है, जो है उत्तरी राजस्थान, ठीक है, पश्चिमी यूपी और हरियाणा और आपका पंजाब, और जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है वो तो है ही, ठीक है। तो जो है वर्तमान पाकिस्तान, मैं पाक ही लिख रहा हूं तो आप समझ जाना। चलिए यहां तक इनका विस्तार है। इसकी जानकारी हमें कैसे कि यहां तक इनका विस्तार है, तो ऋग्वेद के अंदर हमें जो है कई सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है। देखिए क्या क्या चीज़ें हैं वो जिनकी हमें ऋग्वेद के अंदर क्या मिलती है, जानकारी, ठीक है। अपन थोड़ी सी उन चीज़ों के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए ऋग्वेद में हमें एक तो क्या मिलता है, नदियों का जिक्र मिलता है, ठीक है, और क्या मिलता है, और हमें जो है पर्वतों का जिक्र मिलता है, और क्या मिलता है, और हमें जो है समुद्र का जिक्र मिलता है, और क्या है, और हमें जो है कई सारे मैदानी भागों का जिक्र मिलता है,
ठीक है। तो इसके बारे में अपन बात करेंगे कि कौन कौन से नदियों से ये परिचित थे, कौन से पर्वत से परिचित थे। ये नदी दिख रही है ना इधर, ठीक है। सबको भी, कमलू राम सबको नमस्कार, है ना, विमल यादव सबको, नवल कुमार सबको नमस्कार। ये बीसी का मतलब जो है ईसा के जन्म से पूर्व भी, हरिओम से, है ना। चलिए, नदी कौन कौन सी है। तो नदियों में हमने देखा कि दो तरह की नदियों का जिक्र हमें मिलता है। कौन कौन सी है? एक तो सप्त सैंधव प्रदेश की नदियाँ। कौन सी नदियाँ? सप्त सैंधव प्रदेश की नदियाँ। सप्त सैंधव प्रदेश, जिसमें हमने कल बात की, कल नदियाँ बताई मैंने बताया आपको सिंधु है, सरस्वती है, व्यास है, सतलज है, चिनाब है, झेलम है, और फिर अफ़गानिस्तान की जो है नदियाँ मिलती है, काबुल और जो है कुर्रम और स्वात, और फिर आपकी गोमल, जिनको प्राचीन नाम जो भी मैंने आपको ऋग्वेद में बता रखे हैं, ठीक है। तो ये जो है सप्त सैंधव प्रदेश की नदियाँ। और कौन सी है? और आपकी नदियाँ मिलती है अफ़गानिस्तान की। तो इन नदियों के जरिए हमें ये पता चलता है कि इन सारी नदियों से जो है कौन वाकिफ थे? आर्यन। लेकिन गंगा का उल्लेख केवल एक बार मिलता है, इसका मतलब गंगा उनके दैनिक जीवन का हिस्सा नहीं थी, ठीक है। और जो है यमुना का उल्लेख 3 बार मिलता, तो यमुना से थोड़े बहुत परिचित होंगे, और गंगा से तो बहुत ही नगण्य है ना, गंगा के पार तो बिल्कुल नहीं, और गंगा वाले मैदान में भी अभी तक नहीं पहुंचे थे। हालांकि गंगा और यमुना के 2 आब में थोड़े बहुत ये बच चुके थे उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, तो वो हम बाद में बात करेंगे। तो सप्त सैंधव प्रदेश और अफगानिस्तान वाला बेल्ट, और अपने वाला जो है ब्रह्मावर्त, जो सरस्वती नदी चलती थी हरियाणा से लेके जो आगे चलता है क्षेत्र राजस्थान वाला, उत्तरी राजस्थान वाला, ये ब्रह्मावर्त कहलाता है। क्या कहलाता था? ब्रह्मावर्त। और ये भी एक बहुधान्य क्षेत्र था, ठीक है। तो इसके बारे में जानकारी मिलती है। सप्त सैंधव प्रदेश को देवकृत योनि कहा गया, यानी देवताओं का जो है आपका जन्म या जो है उत्पत्ति इसी क्षेत्र से हुई थी, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसको क्या कहा गया? सप्त सैंधव को देवकृत योनि कहा गया है। क्या कहा गया? सप्त सैंधव को देवकृत योनि, देवकृत योनि। और एक चीज़ ध्यान रखना, इसके बारे में जो है नदियों में जो है सर्वाधिक जिक्र मिलता है, सर्वाधिक जिक्र, सर्वाधिक उल्लेख वो मिलता है सिंधु नदी का। कौन सी नदी का? सिंधु का। लेकिन सबसे पवित्र नदी कौन सी नदी? पवित्र, तो वो सरस्वती थी। कौन सी थी? सरस्वती नदी। और इसको कहा गया है नदीत्मा, सबसे पवित्र नदी, और इसको कहा गया है नदीत्मा कहा गया है, और इसको कहा गया है वाणी और संगीत की जो है देवी कहा गया है, ध्यान रखना, और विद्या देने वाली कहा गया है। क्या कहा गया है? विद्या की देवी या देने वाली कहा गया है इसी में ही। और क्या कहा गया इसके बारे में? और जो है सरस्वती सबसे पवित्र नदी है, बस ये ध्यान रखना, सर्वाधिक उल्लेख गंगा का। दूसरी पवित्र नदी कल मैंने बताई थी, वो है गोमती, जिसे अपन वर्तमान में कहते हैं गोमल, ठीक है, ये ध्यान रखना। और क्या है? और जो है ये तो हमें नदियों का पता चला, नदियाँ मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, पर्वतों की बात करेंगे तो एक तो मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्वत आपको कल बताया था। कौन कौन से पर्वत है? तो पर्वतों में ध्यान रखना, एक तो मुंजवत चोटी की जिक्र मिलता है। कौन सी चोटी? मुंजवत, जो वर्तमान में मतलब ये पश्चिमी हिमालय से वाकिफ थे, ठीक है, ध्यान रखना, पूर्वी हिमालय से परिचित नहीं थे। तो पश्चिमी में जो है मुंजवत चोटी है, वो आपकी कौन सी है? वो अफगानिस्तान में पड़ती है। यहाँ सोम का निवास स्थान बताया गया है, ठीक है। और सोमापा कहा गया इंद्र को, क्योंकि इंद्र सोमरस का बहुत ज़्यादा आनंद लिया करते थे, सोमरस का बहुत ज़्यादा सेवन करते थे, इसलिए उनको सोमापा कहा गया है, ठीक है। तो सोम देवता कहाँ रहते थे? मुंजवत चोटी में रहते थे, ठीक है। इस तरह से हमें ये पता चलता है। इसके अलावा भी हमें जो है कई सारे पर्वत और मिलते हैं, जो है अर्जिक मिलता है। कौन सा? अर्जिक। और कौन सा मिलता है? शिलावंत। और कौन सा मिलता है? एक और है, उसका नाम है शरणावत, शरणावत, शरणावत। और एक सुसोम। कौन सा है? सुसोम,
सुसोम दिख रहा है क्या? ठीक है। तो ये सारे हमें पर्वत मिलते हैं। ये बेशक कैसे हैं? पश्चिमी हिमालय है, ध्यान रखना, पूर्वी हिमालय से अभी तक ये परिचित नहीं है। चलो, समुद्र को कहा गया है परावत। क्या कहा गया है? परावत। और ये जो है अरब सागर वगैरह से जो है क्या थे? परिचित थे। क्या थे? परिचित थे। तो जो है अरब सागर को कहा गया है उस काल में अपर, और पूर्व ऐसे इनके नाम थे सरस्वता। ठीक है, इस तरह से कई सारे नाम थे। समुद्र को मेन रूप से क्या कहा गया है? परावत। तो इस समुद्र से भी परिचित है, इसका मतलब अरब सागर तक का इनका जो है क्षेत्र परिचित होगा। मैदानी भाग में बात करें अपन तो उत्तर वैदिक काल की नहीं करेंगे, फिलहाल किसकी करेंगे? ऋग्वेद काल की। तो इस काल में ये मैदानी भाग की मैं बात करूं तो एक तो आपने देखा सप्त सिंधु वाला प्रदेश, ठीक है, 7 नदियों वाला। और कौन सा है? और जो है ब्रह्मावर्त। कौन सा है? ब्रह्मावर्त। इसी ब्रह्मावर्त के अंदर जो है एक जिक्र करते हैं ये धानव का। किसका जिक्र करते हैं? धानव का। धानव क्या होता है? मरुस्थल। इसका मतलब क्या है? वैदिक कालीन आर्य जो है वो मरुस्थल से भी क्या थे? वाकिफ। इवन आप देखेंगे नदियों से, पर्वतों से, समुद्र से, मैदानों से और इवन मरुस्थलों से भी ये लोग क्या है? वाकिफ है। क्लियर है? तो इस तरफ से इस प्रकार हमें ये पता चलता है कि इनका जो है आपके ऋग्वेद काल में विस्तार होता है वो केवल और केवल कहाँ होता है? पश्चिमी भारत होता है। एक थोड़ा सा मैप में भी देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो जो है मैप अपन यहाँ बीच में बनाएंगे, तो ये मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। ये कालक्रम तो आपको पता ही है, तो मिटा देते हैं। तो इस तरह से ये होता है। ठीक है, तो अपन थोड़ा एक मैप देख लेते हैं इसका, थोड़ा सा आपको ज़्यादा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये भारत का मैप है। मैप सबको दिख रहा है भाई? अच्छा बनाया तो तारीफ कर दीजिएगा, ठीक ठाक बनाया तब भी तारीफ तो करनी है, क्योंकि मैं तुम्हारा सर हूँ। जो भवानी दोसा सर, इस वेद में सबसे ज़्यादा किस नेम का उल्लेख हुआ है? नदियों में तो सबसे ज़्यादा उल्लेख सिंधु नदी का हुआ, मैंने बता दिया है। ठीक है, कुलदीप मेरी गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। प्रमोद कुमार गुड इवनिंग भाई। सुखविंदर सिंह, रीजनिंग क्लास सुखविंदर कल लगेगी। ठीक है, चलो अब देखते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको कहा कि यहाँ से जो है एक नदी चलती है, ऐसे करके जो है अरब सागर में गिरती है। इसके बाद जो है यहाँ से करीब करीब जो है झेलम, चिनाब और जो है आपकी रावी, सतलज, इससे पहले व्यास, ये सारी नदियाँ आके मिल लेती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ अपना जो है कौन सा है? पंजाब वाला क्षेत्र है। यहाँ से एक नदी निकलेगी और वो सरस्वती नदी होगी। कौन सी होगी? सरस्वती। मैं नाम भी लिख देता हूँ चलो आप लोगों के लिए। तो ये नदी मुख्य है वो कौन सी है? सिंधु है। और ये कौन सी है? सरस्वती है। सरस्वती जो है आपके जो है गुजरात में जो है कई जगह शाखाओं में जाके खंभात की खाड़ी में गिरती है। गुजरात में आपका जो है प्रसिद्ध मंदिर है सोमनाथ, वहाँ जो है उसको प्रभास पटन कहते हैं, उस क्षेत्र में जाके विलुप्त होती है। तो ये ध्यान रखना। चलिए, तो जो है इस वाला बेल्ट और ये जो है उत्तरी राजस्थान वाला ये बेल्ट जो है यहाँ, तो ये आर्यन लोग जो होंगे वो यहाँ से लेके यहाँ से जो है आपका ये वाला क्षेत्र, यहाँ ये वाला क्षेत्र है, यहाँ से लेके और यहाँ से लेके और आपका जो है अफ़गानिस्तान वाला पूरा बेल्ट और यहाँ ये पूरे इस क्षेत्र से क्या होंगे? वाकिफ़ होंगे। तो यहाँ क्या होगा? अफ़गानिस्तान होगा। क्या होगा? अफ़गानिस्तान। यहाँ वर्तमान वाला क्या है? पाकिस्तान। यहाँ क्या है? J&K। यहाँ क्या है? PB पंजाब, PN या पंजाब। ठीक है, यहाँ क्या है? राजस्थान। तो ये धानव प्रदेश कौन सा होगा? उत्तरी राजस्थान वाला क्षेत्र। ठीक है, पंजाब है, ये हरियाणा है, सरस्वती नदी निकल रही है। ये सारा का सारा बेल्ट जो है ये कैसा होगा? ये आपका जो है आपका आर्यों का जो है प्रारंभिक निवास स्थान होगा।
क्या होगा ये सारा बेल्ट आर्यों का प्रारंभिक निवास स्थान होगा। इवन आपका जो है अरब सागर से भी वाकिफ है, तो हो सकता है कि आर्यों का एक्सटेंड यहाँ तक भी हुआ हो आगे पाकिस्तान में, ठीक है, इन क्षेत्रों में भी ऐसे भी हो सकता है, ध्यान रखना, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक। इस टाइप से जो है इनका क्या होगा, विस्तार होगा। लेकिन ये कब की बात कर रहा हूं मैं, आपके उत्तर वैदिक कालीन की। समझ में आ रहा है भैया? समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट में बता दीजिए। नए लोग जितने भी जुड़े हैं वो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, है ना। तो अब देखिए अपन देखते हैं उत्तर वैदिक काल। ये तो सारा ऋग्वेद काल का विस्तार है। अब अपन कौन सा देखते हैं, उत्तर वैदिक काल। तो देखिए उत्तर वैदिक काल में जो है हमें आर्यों का विस्तार देखने को मिलेगा, वो मिलेगा सुदूर उत्तर पूर्व में, ठीक है, इवन बिहार तक चले जाएंगे। कहाँ तक चले जाएंगे, बिहार तक। तो अपन देखते हैं कि हमें जो है ऋग्वेद में शतपथ ब्राह्मण में, किसमें भाई, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है, ब्राह्मण में हमें एक कहानी सुनने को मिलती है। क्या मिलती है, कहानी, किसकी, विदेथ माधव की, विदेथ माधव। ये कहानी विदेथ माधव की है। इसके साथ इसका एक पुरोहित होगा। कौन होगा, पुरोहित, और वो पुरोहित है गौतम राहुगन। कौन है पुरोहित, पुरोहित कौन है, गौतम राहुगन। इस कहानी के मुताबिक विदेथ माधव ने जो है अपने मुख में वैश्वानर धारण किया। क्या धारण किया, वैश्वानर। वैश्वानर का मतलब क्या है, अग्नि। वैश्वानर मतलब क्या है, अग्नि। उसने मंत्रों का उच्चारण किया और उसके मुख से जो है वो अग्नि धारण की हुई उसका एक गोला पृथ्वी पर गिरा और वो सुदूर उत्तर पूर्व की तरफ आगे बढ़ा। वो गंगा, यमुना और इन नदियों के तीरों को, छेरों को पार करते हुए छोरों को आगे चला जाता है। और कहाँ तक जाता है, आपके सदा नीरा नदी तक। और सदा नीरा नदी ने इसके आग को बुझा दिया। सदा नीरा नदी यानी कि किसकी बात हो रही है, गंडक नदी की। किसकी बात हो रही है, गंडक। अब सदा नीरा नदी तक जब इसका विस्तार होता है तो वहां सदा नीरा नदी पे जाके जो है आग बुझ जाती है। वहां तक का पूरा भाग जो है जंगल या मैदानी भाग साफ हो जाता है। सारे जंगलों को जला डाला गया, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इस काल में दो चीजें हुई होगी। एक तो लोहे का आविष्कार, दूसरा जो है क्या हुआ होगा, आग के जरिए जंगलों को साफ करने की परंपरा। इसलिए जो है उत्तर वैदिक काल में आर्य कहाँ चले जाएंगे, सदा नीरा या गंडक नदी यानी कि बिहार तक पहुंच जाएंगे। कहाँ तक पहुंच जाएंगे, बिहार तक। तो जो है ये ध्यान रखना इस चीज का, ये आर्यों का विस्तार होता है। अब उत्तर वैदिक काल में आर्य कहाँ कहाँ तक पहुंचेंगे तो मैप में भी समझ लीजिए, वैसे भी समझ लीजिए। चलिए, तो उत्तर वैदिक काल में आर्य जो है पहुंचेंगे, उस समय क्या होगा कि यहाँ एक पर्वत शाखा चलती है, विंध्याचल। कौन सी, विंध्याचल। इसी में जो है एक नदी निकलती है जिसका नाम है आपका कौन सा, आपका नाम है उस नदी का जो है रेवा नदी, नर्मदा। कौन सा नाम है, नर्मदा। इसको कहा गया रेवा नदी। ये गंडक इधर से आती है नेपाल से और इसको कहा गया है गंडक नदी, जिसको कहा गया है सदा नीरा। क्या कहा गया है, सदा नीरा। तो आर्यों का विस्तार अब वहां से बढ़ के आर्य जो है यहाँ से ये चल रही है आपकी गंगा, यहाँ से चल रही है यमुना। इस दोआब में भी है आर्य। कहाँ है, इस दोआब में। विंध्यन पर्वत और जो है अरावली के बीच में या हिमालय के बीच वाला क्षेत्र है, उसमें भी आर्यों का क्या हो जाएगा, निवास स्थान। तो अब आर्यों का एक्सटेंशन और हो ज़्यादा हो जाएगा। आर्य यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएंगे। कहाँ तक आ जाएंगे, यहाँ तक। लेकिन अभी भी इनके टेरिटरी या क्षेत्र में नहीं है क्या, मगध और कौन सा, अंग। मगध और अंग से आर्य परिचित है, लेकिन अभी भी इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। और इसलिए मगध के लोगों को क्या कहा गया है, आर्यों ने वार्त्य कहा, यानी कि नीच कहा है। मगध को कहा है दूरस्थ प्रदेश, दूर का क्षेत्र, ठीक है। और क्या कहा है, मगध को धूर कहा है, यानी हमारे धुर विरोधी है वो। कैसे हैं, विरोधी। और अनार्य बताया उनको, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसलिए इसका मतलब ये है कि मगध से ऊपर गंडक नदी या सदा नीरा नदी से लेके अफगानिस्तान का पूरे क्षेत्र में अब आर्यों का क्या हो गया, विस्तार।
इस कड़ी में एक क्वेश्चन मेरा आपसे है, आप कमेंट कर दी के जो बताएंगे कि जो है दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति को ले जाने का श्रेय किससे दिया जाता है। ये विशेष तौर पे सीधा 1 नंबर का क्वेश्चन है एसएससी रेलवे वाले लोगों के लिए, तो कमेंट में प्लीज बताइएगा। नमस्कार भाई ओम प्रकाश जी। सौरभ हिंगानकर जो है सर रेलवे में ये आता है क्या? बिल्कुल आता है, ठीक है। और कमलू राम नमस्कार भाई। ठीक है, शुक्रिया भाई, शुक्रिया। कृषि राजाट, सोनू प्रजापति, सबका शुक्रिया। ठीक है, तो प्लीज नए लोग कनेक्ट हुए वो लाइक कर दीजिएगा प्लीज, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से जो है ये है पूरा इनका क्या होगा विस्तार। अब हम ये देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल के कौन कौन से क्षेत्रों में आर्य परिचित थे, किस प्रकार की नदियों से परिचित थे, किस प्रकार के जो है आपके पर्वतों से परिचित थे, वो सारी बातें अपन कर लेते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में आर्य जो है किन से परिचित थे वो बात मैं आपको अभी बता देता हूं। तो ये उत्तर वैदिक काल है और यहाँ पे आर्य कौन से पर्वत से वाकिफ थे ये बात कर लेंगे। यहाँ से बात कर लेंगे अपन जो है कौन सी नदी से वाकिफ थे, और यहाँ बात करेंगे कौन से मैदान से, ठीक है। चलिए, आर्य जो है 2 प्रकार के पर्वतों से वाकिफ होंगे, 2-3 प्रकार के। एक तो है मैनाक पर्वत, ये पूर्वी हिमालय की बात हो रही है। इससे पहले हमने ऋग्वेद में क्या पढ़ा? पश्चिमी हिमालय। अब आर्य कौन सी सीमा चले गए हैं? भारत के पूर्व में पहुंच चुके, सुदूर पूर्व में। तो पूर्वी हिमालय की मैनाक, कौंच और जो है त्रिकूट पर्वत की जानकारी मिली। कई जगह त्रिकुंड लिखा हुआ, कई जगह त्रिकूट होगा, एक ही बात है। तो इन 3 पर्वत चोटियों का जिक्र मिलता है। तो आपको क्वेश्चन पूछे कि उत्तर वैदिक कालीन आर्य हिमालय की कौन सी चोटियों से परिचित थे, तो मैनाक, कौंच और त्रिकूट। और वो कौन सी हिमालय की चोटियां थी? पूर्वी हिमालय की। और पश्चिम में हमने 3-4-5 चोटियां मैंने पश्चिम में आपको बता दी है। नदी पूछे आपसे तो देखो गंगा यमुना उनसे तो पहले ही हो चुके थे। नदी 2 है, एक तो रेवा नदी जो कहा गया है नर्मदा को। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी से परिचित हो चुके हैं। और किससे हो चुके हैं? सदा नीरा से। किसे? सदा नीरा, यानी किसको कहा गया है? वर्तमान की गंडक नदी। दिख रहा है अभी सबको? दिख रहा है ना? हैं? चलिए, तो मैदानों की बात करूंगा तो आर्य 2 प्रकार के मैदान। देखो ये चीजें तुम परिचय में पढ़ चुके हो। कौन कौन सी? एक ब्रह्मऋषि मैदान। कौन सा मैदान? ब्रह्मऋषि मैदान, यानी कि गंगा यमुना का दोआब, गंगा यमुना दोआब, ठीक है। और कौन सा है? और आपका है मध्य देश। ये भी मैं बता चुका हूं, उस दिन मैपिंग परिचय में बताया था। मध्य देश यानी कि हिमालय से विंध्यन क्षेत्र के बीच वाला क्षेत्र है, वो क्या है? आपका मध्य देश है। वो क्या है? मध्य देश है, ठीक है। जो नए कनेक्ट हुए प्लीज लाइक कर दीजिएगा। तो इस तरह से जो है आर्यों का विस्तार देखने को मिलता है। तो इस तरह हमने आर्यों का विस्तार देखा। अब हम बात करेंगे वैदिक कालीन आर्यों का जो है क्या है? राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और जो है आर्थिक व्यवस्था, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। तो अब अपन कनेक्ट करते हैं आगे वाला लेक्चर।
चलिए, वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था में दो तरह की राजनीतिक व्यवस्था होगी, ध्यान रखना कौन कौन सी होगी। तो एक तो आपको पता है वैदिक काल को हमने दो भागों में बांटा है, तो एक तो ऋग्वेद कालीन राजनीतिक व्यवस्था होगी। कौन सी होगी? ऋग्वेद कालीन। और दूसरी कौन सी होगी? दूसरी होगी आपकी उत्तर वैदिक कालीन। तो उत्तर वैदिक कालीन, अभी आपने आर्यों का विस्तार देखा जस्ट थोड़ी देर पीछे, है ना, देखा है ना, वो ध्यान रखना। अब यहां से हम इनकी राजनीतिक व्यवस्थाएं देखेंगे। मेरी कोशिश तो ये है कि भाई दोनों कंपेयर करके पढ़ाऊं, लेकिन समय की नज़ाकत को समझते हुए 45 मिनट का लेक्चर हो चुका है, तो कंपैरिजन तो होगा नहीं, ये कभी नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे इसको अपन। आज फिलहाल अपन इनकी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाएं सारी यहीं पे देख लेते हैं। किसकी? ऋग्वेद काल की, जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व था। ठीक है, देखिए राजनीतिक व्यवस्था की बात कर, ऋग्वेद कालीन क्या कर रहे हैं? राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक स्थिति, इसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए इस समय जो है प्रशासनिक इकाई जो होती थी वो कुछ अलग थी। प्रशासनिक इकाई क्या थी? देखिए वो जो है इस प्रकार से होता था कि सबसे बड़ा जो होता था वो होता था जन। क्या होता था? जन। जन के नीचे होता था विष, विष के नीचे होता था ग्राम, ग्राम के नीचे होता था गृह। ठीक है, क्या होता था? गृह। तो जो है प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई, प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई क्या थी? प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई क्या थी? जन थी। क्या थी? जन। और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी वो क्या थी? प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई वो थी किसकी? मैं प्रशासन की बता रहा हूं आपको। प्रशासन की सबसे बड़ी और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो है क्या थी? गृह थी। क्या थी? गृह। इस चीज का ध्यान रखना। चलिए, अब जन होता था, इसका प्रमुख होता था जनस्य गोपा। जनस्य गोपा, कई बार लिखा होता था गोप, कई बार लिखा होता था राजन। क्या होता था? राजन। कई बार लिखा होता था विषामपति। इस तरह से इसके क्या मिलते हैं? नाम। ठीक है, अब जन के बाद जो है यानी कि क्या है? गृह होगा, पहले अपना परिवार होगा, कुल होगा, कुल से बाद जो है उन कई परिवार से बन के क्या बना होगा? गांव बना होगा, गांव कई सारे मिलके क्या बनाते थे? विष बनाते थे, और विष कई सारे मिलके क्या बनाते थे? जन बनाते थे। क्या बनाते थे? जन। तो उसका प्रमुख जो होता था, उसका जो है प्रमुख होता था, प्रमुख वो क्या कहलाता था? जनस्य गोपा, गोप, राजन या विषामपति। समझ में आ रहा है भाई? हैं जी? आज बहुत कम आप लोग जो है कनेक्ट है, तो प्लीज़ थोड़ा इधर उधर प्रयास कीजिएगा। जो नए लोग हुए हैं वो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छा लेक्चर जा रहा है तो आप इस तरह से मत कीजिए प्लीज़। ठीक है, अब विष का जो है प्रमुख होता था वो होता था विषयपति। क्या होता था? विषयपति। ग्राम का प्रमुख होता था वो होता था ग्रामणी। क्या होता था? ग्रामणी। और गृह का प्रमुख होता था वो गृहपति। ठीक है, इस तरह से इनके जो है प्रशासनिक इकाइयां होती थी। अब ये राजा जो होता था, इसका प्रमुख कार्य क्या था? ये राजा या राजन जो होता था, इनका प्रमुख कार्य होता था अपने कुल की रक्षा करना। क्या करना? कुल की रक्षा करना। दूसरा क्या कार्य होता था इस आदमी का? दूसरा था गायों की रक्षा करना। किसकी रक्षा करना? गायों की। इसीलिए आप देखेंगे कि इस काल में, ऋग्वेद काल में जितने भी युद्ध होंगे वो सिर्फ गायों के लिए होंगे या अपने कुल की रक्षा करते हुए लड़े जाएंगे। तो गाय इस समय जो होगा वो प्रमुख जो है क्या होगा? धन होगा इनका, या प्रमुख जो है साधन होगा वो गाय होगी इनकी, ध्यान रखना। दूसरी चीज क्या है? राजा जो है उस समय भूस्वामी नहीं था। क्या नहीं था? भूमि का स्वामी नहीं था। राजा जो है क्या नहीं था? भूस्वामी नहीं था। भूमि के लिए
युद्ध नहीं होते थे, ये हम उस काल में देखेंगे। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में जाके वो भूस्वामी बनेगा। तो क्षत्रिय राजा नहीं था, राजा केवल क्या था, राजा केवल अपने कुल का राजा होता था, अपने जो है वंश या परिवार की रक्षा करने के लिए होता था, भूस्वामी नहीं होता था। भूमि के लिए किसी भी प्रकार का कोई युद्ध वगैरह देखने को नहीं मिलता। ठीक है, अच्छा, राजा के जो है सहयोग के लिए कौन कौन होते थे, ये राजा या गोप है, इसके सहयोगी कौन कौन होते थे, सहयोगी तो एक होता था पुरोहित, जो इनको प्रमुख सलाह देने वाला होता था, पुरोहित होता था, सेनानी होता था, रथकार होता था, दूत होता था, क्या होता था, दूत होता था, और एक उग्र होकर के होता था, उग्र यानी पुलिस अधिकारी, जो वहाँ की व्यवस्था संभालने वाला। ठीक है, तो इस तरह से जो है कई सारी चीज़ें होती थी। गुप्तचर भी होते थे, जिसको स्पष्ट कहा गया है। गुप्तचरों को क्या कहा गया इस काल में, स्पष्ट यानी गुप्तचर, उग्र यानी पुलिस या पुलिस अधिकारी। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार हमें जो है इस तरह की व्यवस्था देखने को मिलती है, किसमें, ऋग्वेद काल में। इसके अलावा राजा का चुनाव करते थे वो, या राजा पे नियंत्रण के लिए सभा और समिति और विदत, 3-4 जो है हमें प्रशासनिक या संस्थाएं देखने को मिलती है। तो हम उनकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कि प्रशासनिक संस्थाएं कौन कौन सी थी। ध्यान रखना, अभी हम ये नहीं पढ़ रहे हैं, ये एक पार्ट जरूर है इस वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था का, लेकिन इसे अभी नहीं पढ़ रहे हैं अपन, केवल क्या पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं। तो अब हम देखते हैं ये जो है प्रशासनिक संस्थाएं। तो देखिए कौन कौन सी थी। हमें एक जगह जिक्र मिलता है सभा का, एक जिक्र मिलता है समिति का, एक जिक्र मिलता है विदत का। किसका जिक्र मिलता है, विदत का। सभा का जिक्र ऋग्वेद में मिलता है 8 बार, समिति का जिक्र मिलता है 9 बार, और विदत का जिक्र मिलता है 122 बार। ठीक है, जो मैंने आपको जन बताया था, मैंने आपको बताया था जन, इसका जिक्र ऋग्वेद में 275 बार मिलता है। विष का जिक्र जो है 75 बार मिलता है, और जो है आपका ग्राम का जिक्र जो है संभवतः 13 बार मिलता है। कितनी बार मिलता है, 13 बार, ये ध्यान रखना। ये शायद विष 70 बार है। ठीक है, तो जन का जिक्र 275, विष का 76, ग्राम का 13, गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार। ठीक है ना, और भी मैं बताऊंगा लास्ट में सारी, कि एक चार्ट बना के बताऊंगा कितने कितने उल्लेख मिलते हैं। तो फिलहाल इतना ध्यान रखना, ये सभा जो थी ये कुलीन लोगों की संस्था थी। कैसी संस्था थी, कुलीन लोगों की या उच्च लोगों की, श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी। ठीक है, और समिति जो होती थी वो आम जन की संस्था थी। आप ये समझ लीजिए, वर्तमान व्यवस्था में सभा जो है एक प्रकार की राज्यसभा है, उच्च सदन है, और समिति जो है एक प्रकार की लोकसभा है, निम्न सदन है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। और विदत जो है सबसे प्राचीन संस्था है। विदत क्या है, सबसे प्राचीन संस्था। विदत क्या है, सबसे प्राचीन संस्था है, जिसका जो है कार्यशैली की हमें जानकारी नहीं मिलती। कहीं पर भी इसकी स्पष्ट कार्यशैली की जानकारी नहीं मिलती। ये केवल विदत का अस्तित्व जो है ऋग्वेद काल में ही होगा। उत्तर वैदिक काल में हम चलेंगे तब विदत हमें देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखना। और राजा जो है, राजा स्वेच्छा से जो है लेता था, क्या, कर लेता था। कर जो राजा कैसे लेता था, स्वेच्छा से कोई यदि देते हैं तो कर लेता था, और उसको कहा गया है बलि। क्या कहा गया था, बलि। तो इस प्रकार हमें जो है ऋग्वेद कालीन जो है प्रशासनिक व्यवस्था देखने को मिलती है। क्या मिलती है, प्रशासनिक व्यवस्था। तो ये इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, जो मैंने एक सीरीज बताई जन विश्व ग्राम जो है बताई, वो ध्यान रखना। और आपके जो है सभा का ध्यान रखना, समिति का ध्यान रखना, विदत का ध्यान रखना। ये इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट है बहुत ही। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। प्लीज़ जो पूनम सिंह जी नमस्कार, और जो नए लोग आए हैं वो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अब अपन बात करेंगे जो है ऋग्वेद कालीन राजनीति के बाद जो है ऋग्वेद कालीन सामाजिक व्यवस्था की। किसकी बात करेंगे, सामाजिक व्यवस्था की।
या ऋग्वेद कालीन समाज। किसकी बात कर रहे हैं हम? ऋग्वेद कालीन समाज। तो देखिए समाज की मैं बात करूं ऋग्वेद कालीन समाज की, तो आपको ध्यान में क्या रखना है? 4 वर्ण का, कितने वर्ण बताए गए हैं? 4 वर्ण। ठीक है, इन 4 वर्ण कौन कौन से हैं आपको अच्छे से पता होगा। कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो है ब्राह्मण है, फिर कौन है? क्षत्रिय है, फिर कौन है? फिर आपके जो है वैश्य हैं, और फिर कौन है? फिर जो है आपके वो है शूद्र। कौन से हैं? शूद्र। अब मैंने आपको कल बताया था विराट पुरुष वाली अवधारणा, पिछले लेक्चर में बताई थी ना। तो विराट पुरुष अवधारणा में क्या ध्यान में रखना है आपको? वो ये रखना है कि ये जो है विराट पुरुष के सिर से उत्पन्न हुए हैं, ये जो है भुजा से हुए क्षत्रिय, और जो है वैश्य उदर से हुए हैं, और जो है शूद्र पाव या पाद से हुए। ठीक है, इन शूद्रों का उल्लेख सर्वप्रथम हमें मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ये भी मैंने कल आपको बताया था। कौन से मंडल में? 10वें मंडल में। और कौन सा सूक्त है? पुरुष सूक्त। कौन सा सूक्त है? पुरुष सूक्त। इस चीज का ध्यान रखना। पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में पहली बार शूद्र का उल्लेख मिला। और 10वां मंडल क्या है? क्षेपक है, जो क्या है? बाद में जोड़ा गया है। क्लियर है? ठीक है। सदर मतलब हाउस कुलदीप मेरी। ठीक है, लोगों के बैठने का घर, भवन, कुछ भी समझ लो। ठीक है, 10 मंडल जो है 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में बताया गया पहली बार किसको? शूद्र शब्द को। चलिए, तो ये 4 वर्ण देखने को मिलते हैं। अब इन चारों वर्णों में ऋग्वेद काल में चारों ही वर्णों को जो है क्या धारण करने की अनुमति है? जनेऊ, उपनयन संस्कार। ठीक है ना, जनेऊ धारण करने की चारों को ही जो है। अच्छा, ये 4 वर्ण जो है, वर्ण व्यवस्था जो है, ये वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित है। वर्ण व्यवस्था जो है यहाँ ये कैसी है? वर्ण व्यवस्था जो है कर्म आधारित है। कैसी है? कर्म आधारित। हम आगे देखेंगे, इसमें बदलाव आएंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। वर्ण व्यवस्था कैसी है? कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था है इस काल में, ये ध्यान रखना। दूसरी चीज क्या ध्यान में रखनी है कि जो है यहाँ वर्ण व्यवस्था कर्म का मतलब क्या है? यदि मैं विद्वान हूँ, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ब्राह्मण हूँ। ठीक है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे फादर क्या काम करते थे, तो मैं ब्राह्मण हूँ। ठीक है, और यदि मैं सुथार का काम कर रहा हूँ तो मैं सुथार हूँ, मैं दर्जी का काम करता हूँ मैं दर्जी हूँ। ठीक है, और आगे जाके क्या होगा? जन्म आधारित हो जाएगा। अब कोई दर्जी का काम कर रहा है, उसके घर में पैदा होने वाला भी क्या हो जाएगा? दर्जी हो जाएगा। तो वंशानुगत जन्म वर्ण व्यवस्था जो होती है वो उत्तरवेदिक काल में होती है, लेकिन ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था कैसी थी? कर्म आधारित थी। दूसरी चीज जो है महिलाओं की स्थिति देख लेते हैं एक बार। यहाँ महिलाओं को बहुत सारे अधिकार थे, तो उनकी बात कर लेते हैं अपन थोड़ी सी। देखो, महिलाओं की स्थिति में बात करूं तो महिलाओं का जो है बाल विवाह नहीं होता था। क्या नहीं होता था? बाल विवाह नहीं होता था। ठीक है, महिलाओं को जो है सभा समिति में भाग लेने का अधिकार था। सभा व समिति में भाग ले सकती है, भाग ले सकती। मतलब क्या है? राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। यहाँ पे महिलाएं शिक्षा भी ग्रहण कर सकती थी, विधवा विवाह कर सकती थी। विधवा विवाह कर सकती थी। और क्या था? और जो है और कई सारी चीजें थी, जैसे बहु पत्नी प्रथा का प्रचलन था। बहु पत्नी प्रथा। ठीक है, और अन्य वर्ण में विवाह कर सकती थी। और क्या था? और था जो है नियोग प्रथा का प्रचलन था। नियोग प्रथा। नियोग प्रथा क्या होती है? तो जिनको संतान उत्पत्ति नहीं होती है किसी परिवार या दंपति को, तो वो अपने निकट रक्त संबंधी से जो है संतान उत्पन्न करवाने की इजाज़त होती है उसे। जैसे आप महाभारत काल में जिक्र देखेंगे, उसमें जो है पांडु वगैरह जो है धृतराष्ट्र वगैरह होते हैं, तो उन्होंने वेदव्यास जी से जो है उत्पत्ति ऐसी मानी जाती है। तो वो जो है आपने देखा होगा कि पांडु जो है अंधा होता है, उसमें 7 अलग अलग क्रियाक्रम होते हैं। तो फिर वो धृतराष्ट्र अंधे होते हैं, पांडु थोड़े
कपूत पैदा होते हैं, तो वो सारी चीज़ें उसमें देखने को मिलती है। तो ये नियोग प्रथा है कि अपने निकट संबंधी वंश परंपरा आगे बढ़ाने के लिए अपने निकट संबंधी से जो है संबंध बना के जो है आप वंश परंपरा को आगे बढ़ा सकते हैं, यदि आपके प्रॉपर पार्टनर से संतान उत्पन्न नहीं होती है तो ये अनुमति थी। ठीक है, नियोग प्रथा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि महिला को कई सारे अधिकार, जैसे बाल विवाह का अधिकार है, नहीं है, विधवा विवाह होता था, बहुपत्नी प्रथा है, महिला को राजनीतिक जो है अधिकार भी प्राप्त है। इसके अलावा कई सारे महिला विद्वान और योद्धा भी थी। एक महिला योद्धा का जिक्र मिलता है जिसका नाम है विस्पला। क्या नाम है? विस्पला। और क्या है जो है कई विदुषी महिलाओं का जिक्र मिलता है। क्या मिलता है? विदुषी। कौन कौन सी थी? तो घोषा, इन्होंने ऋग्वेद वेद वगैरह लिखने में, रचाई लिखने में बहुत सहयोग किया। घोषा, अपाला और सिक्ता और लोपामुद्रा, तो ये सारी महिलाओं का जो है महिला विदुषियों का क्या मिलता है हमें जिक्र, जिन्होंने वेद लिखने में क्या दिया? योगदान दिया। तो महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार था। तो इस तरह से हमें जो है इनके कुछ सामाजिक परंपराएं देखने को मिलती है। इसके अलावा जो है समाज में जो है आपने वर्ण व्यवस्था देख ली, ये देख ली, और जो है महिलाओं की स्थिति देख ली। बहुपत्नी प्रथा और बहुपति प्रथा भी प्रचलन में था। चलिए, और अपन क्या देख सकते हैं? और अपन देख लेते हैं इनकी आर्थिक स्थिति। अच्छा, जो जीवन भर कुंवारी रहती थी उन महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमाजू। जो जीवन भर अविवाहित रहती थी उनको क्या कहा जाता था? अमाजू। जो महिलाएं जीवन भर क्या रहती थी? अविवाहित, उनको अमाजू कहा जाता था। और जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी वो जो है कहलाती थी अनन्य निष्कर्मणीय, ऐसे कुछ एक टॉपिक वर्ड है, थोड़ा मैं भूल रहा हूँ, मिस कर रहा हूँ, तो वो कहलाती थी। चलो, ये ध्यान रखना, अमाजू पूछते हैं। अब अपन बात करते हैं ऋग्वेद कालीन आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। चलिए, कुछ नहीं था, 2-3 लाइनें ध्यान रखना इसके बारे में। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो थे, मुख्य आधार है वो था आपका क्या? वो था पशुपालन। बस यही फर्क है दोनों सभ्यताओं में। सिंधु घाटी आपने पढ़ी, वहां अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि है, और यहाँ क्या है? पशुपालन है। ध्यान रखना, मुख्य जितने भी युद्ध हुए वो गायों के लिए हुए। क्या हुए? गायों के लिए। यहाँ सर्वप्रमुख जो आपका पशुधन है वो क्या है? सर्वप्रिय पशु वो है बैल। सर्वप्रिय पशु जो है वो कौन सी है? बैल। तो ऋग्वेद आपको उसमें था सिंधु घाटी में, यहाँ गाय है। और इनका जो है घोड़ा प्रिय पशु है आर्यों का। घोड़ा कैसा है? आर्यों का प्रिय पशु है। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि रथ वगैरह खींचने में घोड़े का प्रयोग करते थे। चलो, और क्या था? और जो है जितने भी युद्ध होते थे, क्या होते थे? युद्ध। ये जो है किसके लिए होते थे? गायों के लिए। युद्ध किसके लिए होते थे? गायों के लिए। और क्या है इसमें? और जो है हमने देखा कि स्वेच्छा से बल कर लिया जाता था और इसको कहा गया है बलि। इसका एक नाम मिलेगा आपको, भाग। क्या मिलेगा? भाग। और व्यापार वाणिज्य उसमें था भी नहीं वैसे इतना, जो भी था वो वस्तु विनिमय से होता था। किसके होता था? वस्तु विनिमय से। वस्तु विनिमय मतलब वस्तु का एक्सचेंज करना। ये यहाँ भी सेम है, सिंधु घाटी में भी क्या है? सेम है। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ वस्तु विनिमय के लिए जो है मुख्यतः धन था, वो 2 चीज़ें थी। एक तो गाय होती थी, गाय के बदले में कोई चीज़ को लेना, और एक होता था निष्क। ये निष्क जो है ये सोने का हार है। किसका हार है? सोने का हार है। गले में पहनने वाला सोने का हार है। इसका प्रयोग मोटे तौर पे लेन देन में करेंगे। कालांतर में इसी निष्क नाम से जो है आगे जाके मुद्राएं प्रचलन में आ जाएगी, वो अपन आगे देखेंगे। तो यहाँ गाय और जो है निष्क 2 जो है मुख्य लेन देन में काम में ली जाती थी। तो इस प्रकार जो है इनकी अर्थव्यवस्था भी इतनी कोई खास थी नहीं वैसे, लेकिन ये टॉपिक अपने आप बहुत बढ़िया है कि पशुपालन अर्थव्यवस्था का आधार। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं इनकी अर्थव्यवस्था का। और ध्यान रखना, आपके जो है वैदिक काल में मंदिर की व्यवस्था नहीं थी। ध्यान रखना, मंदिर बहुत परवर्ती काल में बनते हैं, यानी कि गुप्त काल में आके बनते हैं। और फिर वेदों के सरलीकरण के लिए कुछ चीज़ों का निर्माण हुआ।
तो उनकी बात हम फिर उसको उत्तर वैदिक काल में ले लेंगे। जैसे वेदों का मुख किसे कहते हैं, वेदों का कान किसे कहते हैं, वेदों का हाथ किसे कहते हैं, वेदों का छंद किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़, जैसे व्याकरण है वो वेदों का मुख है, ठीक है, छंद वेदों के पैर हैं, इस तरह से जो है हम बात करेंगे उनकी, वो उत्तर वैदिक काल में करेंगे। आज का टाइम वैसे हो गया है और आप कनेक्ट रहिएगा। जो नए लोग जुड़े वो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा इसे, ठीक है। और बाकी चीज़ें अपन जो है उत्तर वैदिक काल में देखेंगे, क्योंकि उत्तर वैदिक काल का विस्तार मैं आपको बता चुका हूँ कि विदेथ माधव और गौतम राहुगुण की कहानी से इसका क्या होता है, विस्तार होता है। तो वो है कल, वो चीज़ हो जाएगी। और फिर जो है नेक्स्ट जो है आपकी मैराथन क्लास, उसका शेड्यूल आपको जारी कर दिया जाएगा। वो कल नाइट में भी हो सकती है या फिर परसों हो सकती है। तो जो भी है शेड्यूल वो आपको दिख जाएगा लाइव, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लीज़ जो नए लोग जुड़े हैं वो फटाक से एक बार लाइक कर दीजिएगा और अपन जो है आगे चैप्टर को क्लोज करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं कल के लिए। जो नए लोग जुड़े हैं उनसे मेरा निवेदन है, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ठीक है भाई। तो इस तरह से आज के लिए मैं आपसे विदा लूँगा। आज के लिए इतना ही और न मिलते हैं कल इसी वक्त इसी टाइम पे जो है कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ। धन्यवाद।